हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे और सही से पढ़ाई कर रहे हो। तो आज हम आपको व्याकरण में एक टॉपिक है समास के बारे में पढ़ाएंगे और इतना बेहतरीन आपको समझ में आएगा कि दोबारा आपको समास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप एकाग्रचित्त होकर के हमारे बातों को सुनिएगा, फिर आप पढ़िएगा नहीं, समास को पढ़ा दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं कि आखिर समास होता क्या। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। समास का तात्पर्य क्या है? संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है किसी भी चीज को छोटा कर देना, संक्षिप्त कर देना, लघु कर देना। जैसे मैंने कहा रसोई के लिए घर, अब इसको हमें छोटा बनाना है तो हम बोल देंगे रसोई घर। तो संक्षिप्तीकरण का मतलब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है? नवीन का मतलब हो गया नया और सार्थक का मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा एक वर्ड राम। क्या लिखा? राम। तो ये एक सार्थक शब्द है। कौन सा शब्द है ये? सार्थक शब्द है। और अब इसी को हमने लिख दिया, या मैंने जैसे लिखा आम, देखिए एक अर्थ निकल गया। अब मैंने लिख दिया इसी को माँ, तो ये हो गया सार्थक शब्द और ये होता है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई मतलब नहीं बनता वो निरर्थक शब्द, जिनका अर्थ बन जाता है वो सार्थक शब्द। तो ये कह रहा है कि एक सार्थक शब्द बनता है, उसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे मत को देने वाला, मतदाता। देखिए यहाँ पे कितना लंबा है, मत को देने वाला, इसका संक्षिप्त रूप आ गया। और एक सार्थक शब्द है, इसका एक मतलब होता है मतदाता, जो मत को देता है। अब इसी में कुछ वर्ड इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे समासिक पद, समास विग्रह। तो पहले हम उनको समझ लेते हैं, फिर हम आएंगे इनके भेदों पे। तो आपको पहला जो है वो है समासिक पद। क्या है वो? समासिक पद समास के नियमों से निर्मित समासिक शब्द कहलाता है और इसे समस्त पद भी कहते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, आपको पता है कि शब्द क्या होता है और पद क्या होता है पता? चलिए मैं बताता हूँ। जैसे मैंने कहा घर, मैंने क्या कहा? घर। तो ये क्या है? एक शब्द है। घर क्या है? शब्द है। अब इसी को मैंने कहा घर चलो, तो ये हो गया पद। घर ये हो गया शब्द और ये जो पूरा मिलकर बना दिया हम घर चलो, तो ये बन गया पद। क्लियर? अब है समास विग्रह। विग्रह का मतलब होता है अलग अलग करना। जैसे मैंने भी आपको समझाया कि मत को देने वाला, इसका मतलब हो गया मतदाता। यानी जिस चीज को हम विग्रह करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो उसका, जैसे हमने कहा यहाँ पे दशानन, 10 है जिसके आनंद, ये विग्रह कहलाता है। किसी भी चीज को अलग करना क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। जैसे हमने कहा धनहीन, धन से हीन, ये अलग अलग करना, ये कहलाता है विग्रह। क्या कहलाता है? ये विग्रह। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अवयव, ये बड़ा नया मतलब तो नहीं, आपको पता होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये लोगों को काफी परेशान करता है। अवयव कहता है कि ऐसे शब्द को कहते हैं जिनके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। अब विकार उत्पन्न क्या होता है? देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने कहा लड़के भरपेट खाते हैं। अब यहीं पे हमने कर दिया लड़कियां भरपेट खाती है। लड़कियां भरपेट खाती है। अब यहां देखिएगा, दोनों में ये जो भरपेट है, ये नहीं बदला। चाहे इसका हमने क्या लिंग बदल दिया, लड़का है लड़कियां कर दिया, ये प्लुरल था, ये भी। मतलब ये है कि इसका आप कुछ भी बदल दीजिए, लिंग बदलिए, वचन बदलिए, पुरुष बदलिए, कारक बदलिए, लेकिन उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं मैंने, अभी राम इधर आया, अभी राम इधर आया। और अगर हम बोलेंगे सीता के लिए भी कि अभी सीता आई है, तो
लिंग बदल रहा है, राम सीता, लेकिन ये जो अभी है वो दोनों के लिए सेम ही होगा। यानी अवयव का मतलब ये होता है कि जिनके रूप, ऐसे शब्द हो गए जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष और कारक के बदलने के बाद भी ये अपना रूप नहीं बदलते, मतलब जस के तस रहते हैं, सेम रहते हैं। क्लियर? ये अवयव इसीलिए बताया मैं आपको क्योंकि इसी से क्लियर होगा समास के भेद। अब आते हैं हम समास के भेद पे। समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। पहला जो भेद होता है ये होता है अवयवी भाव समास। कौन सा समास होता है इसका? अवयवी भाव समास। देखिएगा, कहता है कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो एवं अवयव हो, पहला पद क्या हो? प्रधान हो, और क्या हो? अवयव हो। पहला पद का मतलब है, जैसे मैंने कहा यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति का मतलब शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति का मतलब क्या होता है? शक्ति के अनुसार। ऐसे भी आपको एक चीज बताते हैं, इसका एक पहचान बताते हैं, जिससे आपको परिभाषा इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, जिस वर्ड आपने सुना होगा उपसर्ग और प्रत्यय, क्या सुना होगा आपने? उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्द के पहले लग जाता है, उसको हम कहते हैं उपसर्ग। तो यहाँ पे हमने आपको एक पहचान बताया है कि कैसे हम पहचानेंगे कि यह अवयवी भाव समास है। देखिए, यहाँ पे हमने कुछ वर्ड बताए आपको, जैसे अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, नीर, बे। ये वर्ड मैंने बताया कि देख लीजिए कि अगर ये इस उपसर्ग से शब्द बने हैं, आंख बंद करके मार दीजिए, अवयवी भाव समास ही होगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा है? यथाशक्ति। यथाशक्ति का मतलब शक्ति के अनुसार। देखिए, ये जो है यथा, यह उपसर्ग है और ये शक्ति एक वर्ड है, मतलब इसमें उपसर्ग लगा हुआ है यथा, यथा। क्लियर? आगे देखेंगे, हाथों हाथ, मतलब हाथ हाथ। अब यहां पे एक चीज बताते हैं आपको, जब भी देखिएगा कि दोनों वर्ड सेम है तो अवयवी भाव समास है। जैसे मैंने कहा एक एक, तो ये अवयवी भाव समास है। लेकिन जैसे ही चेंज हो जाता है, बीच में योजक चिन्ह के साथ लगा हुआ, जैसे मैंने कहा राधा कृष्ण, चावल दाल, दाल रोटी, जो भी कहा कुछ भी, तो अगर वो अलग है, जैसे मैंने कहा देश विदेश, तो ये अवयवी भाव समास नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब दोनों एक होगा, जब दोनों एक होगा तभी होगा वो अवयवी भाव समास। अगर अलग अलग होगा तो वो होगा द्वंद्व समास। आगे उसकी हम चर्चा करेंगे। अब प्रतिक्षण का मतलब होता है क्षण क्षण। दूसरा है आपका आजीवन, आ लगा हुआ उपसर्ग यहाँ पे, आजीवन मतलब जीवन भर। भर पेट, देखिए यहाँ पे भर लगा हुआ, यही वर्ड आपको सिर्फ पहचाना है कि ये उपसर्ग है या नहीं है। हमने कहा हर समय, देखिए हर है यहाँ पे। बेखटक मतलब बिना खटक के। अनुरूप, रूप के योग्य। हर घड़ी, हर लगा हुआ है यहाँ पे उपसर्ग। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आप इन वर्डों को दिमाग में रख लेते हैं कि किसमें उपसर्ग लगा हुआ है, ऐसे भी आप देखिएगा कि अगर ये उपसर्ग लगा हुआ है तो हमारा क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए, तत्पुरुष समास कहता है कि जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह क्या हो जाए? लुप्त हो जाए, उसको कहते हैं हम तत्पुरुष समास। यानी जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। कारक चिन्ह क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, कारक चिन्ह 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, देखिए मैंने यहाँ लिखा है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन ही हो अरे अजी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, तत्पुरुष समास एक पहले का नहीं होता और एक लास्ट का नहीं होता, बाकी सबका होता है। जैसे अब आपको एग्जांपल देता हूं मैं, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। मन मानी, मन से मानी, देखिए से आ रहा है ना। शयन कक्ष, शयन के लिए कक्ष, संप्रदान। धनहीन, धन से हीन। अच्छा, ये वाला से और ये वाला से में अंतर है। जब कोई चीज अलग होने का अर्थ होता है वो होता है आपादान में। जैसे धन से हीन, अब धन है ही नहीं, अलग है, तो ये हो गया आपका आपादान में आएगा। आप बीती, आप पर बीती। उसके बाद आपका इसी में आता है
नई तत्पुरुष समास कहता है कि जिस समास का पहला पद अ और अन से शुरू होता है, पहला पद अ और अन से शुरू होता है, मतलब ये निषेधवाचक होता है। जिसका पहला पद निषेधवाचक रहे इसका हम अ और अ, जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दे दिया, अछूत, अनहोनी, अधर्म, ये जो वाक्य आ गया ये आ गया आपका किस चीज का, ये वाक्य आ गया आपका तत्पुरुष समास का। चलिए अगला देखते हैं हम, बहुत आसान समास है जो एकदम 2 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा। द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है कि जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो। नेक्स्ट समास है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास कहता है कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो, पूर्व पद कैसा हो, संख्यावाचक विशेषण हो, उसको हम कहते हैं द्विगु समास। जैसे नवरत्न, नवरत्न, चौराहा, ये क्या है, इसका पहला जो वाक्य है ये सब हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं द्विगु समास। जैसे त्रिदेव, त्रि आ गया मतलब 3, सप्तऋषि, सप्त आया। वैसे ही है कि जिसका पहला चीज होगा संख्यावाचक होगा वो होगा द्विगु समास। आगे देखेंगे हम कर्मधारय समास। कहता है कि शब्द के दूसरे पद की विशेषता होती है, उसको हम कहते हैं कर्मधारय पद। यानी शब्द जो होते हैं उसमें दूसरे पद की विशेषता होती है। जैसे यहाँ पे हमने पहचान बताया कि कैसे पहचानेंगे। पहला पहचान हमने बताया है कि विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य जो या के समान आदि आते हैं। यानी जब उनका आप विग्रह करोगे तो उनके बाद में क्या मतलब आएगा, जो या तो आएगा के समान। जैसे हमने लगाया कैसे लगाकर देखें अगर जवाब मिल जाए, ये हमने आपको एक पहचानने का एक तरीका लगाया। जैसे हमने लिखा है चंद्रमुखी, तो इस कैसे वाला समझिए, ये कह रहा है जैसे मुख कैसा है, तो मुख जो है एकदम चंद्रमा के समान है। नैन कैसे हैं, एकदम मृग की तरह हैं। अगर हमने जो जवाब मिल जाए तो निश्चित ही वो कर्मधारय समास है। या आप इसका विग्रह कर लेंगे तो उसमें आएगा या तो जो या तो आएगा के समान। जैसे मृग नयन, विग्रह करेंगे तो मृग के समान नयन, मृग के समान नयन। क्लियर। अगला हमारा बहुब्रीहि समास। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिल करके एक तीसरे पद का निर्माण करते हैं, उसको हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। इसमें अधिकतर जो है, आप इतना याद रखिएगा कि जितने भी ये भगवान के नाम हैं, जितने भी ये भगवान के नाम हैं, जैसे पीताम्बर, लंबोदर, सारे बहुब्रीहि समास हैं। जितने भी भगवान के नाम हुए वो सब कौन सी समास हैं, बहुब्रीहि समास। जैसे बताया मैंने आपको पीताम्बर, लंबोदर, बहुत सारे वर्ड है। एक लास्ट में बच गया आपका द्वंद्व समास। क्या बच गया आपका, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में कहते हैं कि जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, और इसमें क्या होता है एक योजक चिन्ह होता है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। अब देखिए ये योजक चिन्ह कहलाता है, क्या कहलाएगा, योजक चिन्ह। या आप इनका जब विग्रह करेंगे तो ये 2 भागों में विभक्त हो जाएंगे, या तो और होगा या होगा, या तो आपका एवं होगा। जब आप इसका करेंगे तो आएगा या तो और या एवं, ये होता है आपका द्वंद्व समास। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसको कहते हैं द्वंद्व समास। और इनको जब आप विग्रह करेंगे तो या तो और आएगा या एवं। जैसे राधा एवं कृष्ण, राधा और कृष्ण, राधा, या यहाँ से नहीं आएगा, मतलब ये 3 योजक चिन्ह आएगा। द्वंद्व समास का यही पहचान है कि आपका अगर अलग अलग आता है तो द्वंद्व समास है, लेकिन अगर एक आता है तो वो हो जाएगा हमारा अव्ययीभाव समास। उम्मीद है आपको बढ़िया समझ में आया होगा। बस इतना ही। थैंक यू।